ये 2024 में जो मैथ का पेपर हुआ था, किसका हुआ था हाई स्कूल में, उसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों है। इसका कोड क्या था? कोड था 822 HV। ठीक, कोड था 822 HV। सब्जेक्ट मैथ था। क्लास जो थी कक्षा 10th। ठीक है, क्लास 10th के लिए था। इसके पहले पार्ट को हम लोग करते हैं यानी। ठीक, चलो फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले देख लो क्या लिखा होता है कि आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है ये। ठीक, 15 मिनट जो है आपको परीक्षा पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक, इसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो इसके बाद जो है, इसमें खंड आ है और इंग्लिश में खंड ए है। ठीक, तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये खंड ए कहा जाएगा इंग्लिश में, हिंदी में खंड आ है। पहला क्वेश्चन जो है दोनों लैंग्वेज में एक साथ लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इंग्लिश में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो, क्यूबिक का मतलब है या फिर त्रिघात का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन हमारे पास होगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि जो x की मैक्सिमम पावर है वो 3 है। जितनी पावर मैक्सिमम होती है उतने ही नंबर ऑफ शून्य होते हैं, यानी उसके रूट्स होते हैं। उसी को शून्यक कहा जाता है और उसी को क्या कहा जाता है, जीरोज कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यूबिक बोला गया है इसका मतलब 3, त्रिघात बोला गया है इसका मतलब 3। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो, सेकंड। इसमें कहा जा रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है प्राइम फैक्टर बताना है। क्या है, प्राइम फैक्टर 140 का। क्या करना है हमको, एलसीएम लेते हैं जैसे वैसे ही लेना है 140 का और उससे मैच कराना है। ऑब्जेक्टिव है। ठीक, 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन। कितना है, 140। सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 70 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 35 टाइम्स। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 से तो जाएगा नहीं ना, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से जाएगा कितना जाएगा, 7 टाइम्स। फिर उसके बाद 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका फैक्टर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2। 5 की पावर कितना आ जाएगा, 1। 7 की पावर कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो प्राइम फैक्टर है या अभाज्य गुणनखंड है कितना है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, 2 की पावर 2। ऑप्शन सी जो है 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया मेरा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध बताना है। तो ये जो हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, भाज्य होता है जिसको भाज दिया जाता है, जिसका भाग दिया मतलब जिसमें भाग दिया जाता है, ये भाज्य है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है भाजक। क्या होता है, भाजक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होता है भागफल। भागफल। और इसके नीचे क्या आता है, नीचे आता है शेषफल। शेषफल। तो इसमें क्या रिलेशन होती है, इसमें रिलेशन ये होती है कि भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी भाजक मल्टीप्लाई किससे होता है, भागफल से। ऐड क्या किया जाता है, ऐड को शेष जो होता है उसको ऐड किया जाता है, शेषफल। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है भाज्य। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ये हिंदी मीडियम के लिए था। इंग्लिश मीडियम में क्या करेंगे,
इंग्लिश मीडियम में भी सेम यही करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, डिविडेंड, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डिविडेंड, डिविडेंड। यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइजर, और यहाँ पे क्या आएगा, क्विसेंट, और नीचे क्या आएगा, रिमाइंडर। तब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों, इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई होता है क्विसेंट से, ठीक है। और ऐड क्या होता है, रिमाइंडर, बराबर किसका आता है, डिविडेंड के। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों लैंग्वेज में साथ लेके चल रहे हैं, मतलब दोनों लैंग्वेज हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें आपसे कह रहा है कि रैखिक समीकरण दिया गया है, एक ये कि युग्म का हल होगा, इनका सलूशन पूछ रहा है। इंग्लिश में देख लो, ये यूपी बोर्ड का पेपर है। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दी गई है, ठीक है। क्या होता है, हमारे पास दोनों अगर दो इक्वेशन दी गई हैं, a1x क्या है, a1x b1y c1 बराबर 0, फिर क्या है, a2x b2y c2 बराबर 0, ठीक है। अगर a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, तो इसका मतलब होता है कि यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब है कि केवल एक सोल्यूशन होगा। हिंदी के लिए क्या है, एक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब है इंग्लिश में एक सोल्यूशन। दूसरी बात, अगर a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके जो सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। क्या है, नो सोल्यूशन। पहले केस में यूनिक, फिर इसके बाद आया नो सोल्यूशन, यानी कोई सोल्यूशन नहीं। हिंदी के लिए कोई सोल्यूशन नहीं, वैसे नो सोल्यूशन। अब इसके बाद तीसरा केस आता है कि अगर हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2, तो इसका मतलब होता है कि इसके बहुत सारे, मतलब मैनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट, हिंदी में क्या है, इसमें क्या है, अपरिमित रूप से अनेक सोल्यूशन, कुल मिला के अनेक सोल्यूशन। तो 3 कंडीशन होती है, ठीक। तो हमें चेक करना है क्या निकलेगा, तो यहीं पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहली इक्वेशन में a1 कितना है, 1 है। यहाँ पर a2 कितना है, -3 है, बराबर। यहाँ पे b1 कितना है, 2 है। b2 कितना है, यहाँ पर -6 है। इसके बाद c1 कितना है, 5 है, और c2 कितना है, 1 है। पहले तो इन दोनों को देख लो, इनको जब देखेंगे तो क्या आएगा, -1/3 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 से काट देंगे तो यहाँ पर भी -1/3 बचेगा। डज नॉट इक्वल टू आएगा 5/1। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो बराबर हैं। कौन दो बराबर हैं, ये a1 डिवाइड बाई a2 बराबर b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें नहीं दिया गया ना कोई, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और इसमें क्या दिया गया है कि 2 सोल्यूशन है, अद्वितीय सोल्यूशन है, ठीक। अद्वितीय का मतलब हो गया कि यूनिक। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। कैसे किया, वही 3 कंडीशन लगा के जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कंडीशन निकल के आ गई, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। यानी a1 का a2 के साथ रेशियो वही है जो b1 का b2 के साथ रेशियो है, लेकिन c1 का c2 के साथ जो रेशियो है वो बराबर नहीं है।
इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, इसमें क्या है, आपसे सर्व अंतर का मतलब होता है कि कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, हिंदी में सर्व अंतर पूछ रहा है। और कौन सी सीरीज है आपकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। यहाँ पे क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर होता है क्या होता है, सेकंड पद डी जो होता है, डी से लिखा जाता है, इसमें आता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर होता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, जो भी लगा दें जिसके हिसाब से। तो हमारे पास पहला टर्म क्या है, माइनस का 5, दूसरा टर्म क्या है, माइनस का 1। तो माइनस का 1 माइनस के 5 से हमें डिफरेंस निकालना, माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा, -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला ये 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। यानी इनका जो डिफरेंस है, यानी सर्वांतर है या फिर कॉमन डिफरेंस है, कितना है, 4 है, ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका डी, सर्वांतर का है या फिर कॉमन डिफरेंस का है। इसके बाद क्या है, आपसे पूछ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में क्या कहा जाता है, विवर्तक, है ना, डिस्क्रिमिनेंट या विवर्तक, इसको निकालना है आपको। इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका निकालना है। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है, इसको डी से लिखा जाता है, ये हमारा होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमसे पूछा गया है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, ये सारे क्वेश्चन आपके जो पेपर में उसी को सॉल्व करा रहा है। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बतानी है। इंग्लिश में देख लो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या है, 2,3 और 4,1, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है हमको। फार्मूला क्या होता है, अगर 2 पॉइंट हमको दिए गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डी से लिखते हैं डिस्टेंस को। फार्मूला होता है, अंडर रूट के अंदर जाएंगे, क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 पॉइंट अगर हमको दिए गए हैं किसी भी लाइन के, ठीक। तो हमारे पास जो पॉइंट है क्या है, एक हमारे पास ये इसका x1 और ये इसका y1, ये इसका x2, ये इसका y2, ठीक है। हम बस इनको पुट कर देते हैं यहाँ पे। जब पुट करोगे कितना आएगा, x2 कितना है मेरे पास 4 में से कितने घटाओगे, 2 घटाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 कितना है 1, y1 मतलब हमारे पास 3 है, और y2 कितना है 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कोई भी आगे पीछे क्योंकि स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक। 2 बचेगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा अंदर, जब 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, यानी 8 हो जाएगा। जब इसका 4 बाहर निकालेंगे तो 2 रूट से बाहर आएगा और अंदर 2 रूट बचेगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2√2 सॉल्व कर लेंगे फिर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, इसमें क्या है, इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन हमको दी गई है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं तब आपको वैल्यू बतानी है m की। हिंदी में देख लो, एक द्विघात समीकरण दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बताए जा रहे हैं बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इनके मूल बराबर है तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, सॉरी, अगर मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आता है 0, यही लगाना है यहाँ पे। यानी अगर इनके रूट्स बराबर आते हैं तो इनका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, तो वही लगाते हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, इनका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा अगर रूट्स बराबर हैं, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आना चाहिए। b की वैल्यू क्या है, b का जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, माइनस का 12 है, तो लिख दो
माइनस का 12, माइनस के 12 का स्क्वायर करो, माइनस के 12 का स्क्वायर करते हैं, माइनस 4ac, 4 ए कितना है, ए हमारे पास 3 है, 3 लिख देते हैं। एम ए सी कितना है, सी कितना है, सी हमारे पास एम है, कंपेयर करने के बाद एम आया, एम को लिख देते हैं बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास 144 आ जाएगा 12 का स्क्वायर, इसका क्या करोगे, ये भी आ जाएगा मेरे पास 12 और ये m आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 12m इज इक्वल टू आ जाएगा 144। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब 12 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 12। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए इसको ऐसे ही करेंगे, जल्दी भी हो जाएगा, पूरा डिटेल करके समझा भी रहे हैं आपको। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC, समबाहु त्रिभुज का मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी जो भुजाएं दी गई है 2a, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताना है। ठीक है, क्या है, ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle of side 2a, then the length of its latitudes, यानी इसके लैटिट्यूड को बताना है। तो लैटिट्यूड क्या होता है इसका, अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बन गया ट्रायंगल, इसके सारी साइड बराबर है, सारे एंगल बराबर है। ठीक है, इसकी सारी साइड बराबर है और एंगल बराबर है। यहाँ से जो इसके लंब डाला जाएगा ये मिड पॉइंट पे आएगा, समझ लेना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मिड पॉइंट पे ही आता है। ठीक, और यहाँ से जब इस पे डाला जाएगा तो ये इसके मिड पॉइंट पे आएगा। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, ई जो है एसी का मिड पॉइंट है। अगर यहाँ से डाला जाएगा तो ये भी इसकी मिड पॉइंट पे आएगा, एफ जो है ए बी का मिड पॉइंट है। आपसे कह रहा है कि सब लेंथ को बताना है, यानी कोई एक लेंथ निकालने सब बराबर होंगी। ठीक, ये क्या है, ये लेंथ हमको 2a दी गई है, नीचे वाली भी 2a होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये भी 2a होगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो एक तो ये है कि हमको याद होना चाहिए, याद होने का मतलब है कि ऑप्शन सी। ठीक, दूसरा ये निकलेगा कैसे, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये क्या है, डिवाइड करेगी बराबर, यानी अगर ये 2 है तो एक ये ए बचेगा और ये एक बचेगा। फिर उसके बाद ये 90 डिग्री पे होगी इक्विलेटर के केस में, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगा, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, कौन सा ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल हमारे पास जो बन गया, ट्रायंगल बन गया कौन सा, ए डी और बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया डी पे। यहाँ पे ये 2a है, यहाँ पे ये a है और हमको ये निकालना है, इसके बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना है, 4a स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर जिसको निकालना है, मान लेते हैं x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4a से एक एक कट जाएगा, 3a बचेगा, 3a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, अंडर रूट ले लेंगे, कितना आएगा, a रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी a रूट 3। निकालने के तरीका वैसे ही हमको याद होना चाहिए। ठीक, देखते ही आंसर लगा देना चाहिए था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसका है, सारणी दी जा रही है, निम्नलिखित सारणी का माध्य बताना है, माध्य मतलब मीन बताना है। ठीक, ये देख लो, इस सारणी का हमको मीन बताना है, टेबल का क्या आएगा, इसको करते हैं। तो इसको करने का क्या तरीका है, बॉक्स वाला जो तरीका है वही सबसे बेस्ट है। ठीक, सबसे बेस्ट यही है। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे जो अंतराल हमको दिया गया है वो लिखेंगे, ये कितना है, इसको हम लिखेंगे CI, क्लास इंटरवल। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम XI लिखेंगे। पहले x लिख दो फिर i लिखो, जिससे दिक्कत ना हो। यहाँ पर XI, यहाँ पे F और यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट। ठीक, यहाँ पे x थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं जिससे दिक्कत ना हो समझने में। यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऐसे टेबल बना लेंगे, यहाँ पर ये F है
ये आई मानते हैं तो ये भी आई मान लो। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आई एफ आई, ठीक है, उसके साथ लिखते जाएंगे। अब बात आती है कि एक्स आई क्या है, जो इंटरवल दिया है उसका मिड पॉइंट है, जो इंटरवल दिया हो उसका मिड पॉइंट है। इसको बना लेते हैं जितने भी इंटरवल हैं। अब लिख देते हैं, पहला इंटरवल क्या है, 1 से लेके 3, तो इनके बीच का कितना आ जाएगा, इनके जब इनको ऐड करोगे दोनों को और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा, वही हमारा एक्स है। कितना आएगा 2, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड कर दोगे। अब इनके बीच का इंटरवल 3 और 5 के कितना 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4 आएगा। फिर इसका 7 और 5 के बीच का इंटरवल 5 और 7, इनके बीच का इंटरवल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 9, 7 और 9 के बीच, 7 और 9 इनके बीच का इंटरवल कितना आ जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। एक और बनेगी टेबल, क्योंकि एक और है ना, तो ये बना लो, ठीक, इसको बना लेते हैं। इनके बीच का इंटरवल निकालना है, यानी 3 + 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, वही एक्स हो जाएगा पहला। फिर उसके बाद 5 और 3 को ऐड करेंगे, 3 और 5 को 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। फिर 5 और 7 को ऐड करेंगे 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। जो मिड पॉइंट निकलेगा क्लास इंटरवल का वही हमारा एक्स है। अब यहाँ पे क्या है 9 और 11, 9 और 11 को ऐड करेंगे कितना आएगा 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी को बारंबार तक आ जाता है, ठीक है, वहाँ बारंबार तक लिख देना, तो बाकी एफ आई से नोट किया जाएगा। तो पहली कितनी है 3 है, दूसरे की कितनी है 2 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 2 × 3 6 आ जाएगा, 4 × 6 4 × 2 8 आ जाएगा, 6 × 4 24 आ जाएगा। तो इसके बाद 8 × 6 8 × 2 16 आ जाएगा। तो इसका 10 × 3 30 आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम और क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई का सम। फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा देख लो, फ्रीक्वेंसी का सम लिखते हैं, ऐड करो 3 और 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, ठीक है। ये कलर चेंज नहीं हुआ, होना तो चाहिए था 14, ठीक है, आँखें ही खराब हो गई क्या। अब इनका सम करो, इनका कितना करो 14, 14 और 16 हो जाएगा 30, 30 और 30 60 हो जाएगा, 60 और 24, 60 और 24 हो जाएगा 84, 84 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मीन जो निकालेंगे तो मीन क्या आ जाएगा, मीन इज इक्वल टू आ जाएगा, मीन क्या होता है समेशन ऑफ एक्स एफ आई इन दोनों का और समेशन ऑफ एफ आई। तो ये क्या आया है, इनका जो सम आया है किसका, ये जो सम आया कितना है 84 आया है, और जो फ्रीक्वेंसी का सम आया कितना है 14 आया है। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना 6 बार में, ऑप्शन डी, ठीक, ये निकालने का तरीका है। ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी भी करना है क्योंकि 1 नंबर का है और सारे क्वेश्चन करने हैं तो कुछ छोड़ना नहीं है, इस वजह से टेबल बना के ही करना है इसको। तो ये हमारा हो गया। अगला वही हिंदी में भी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोनों में लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं, आंसर निकालना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि साइन 27 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 63 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक। हमारे पास क्या गिवन है, साइन 27 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 63 डिग्री। किसी एक को एक रूप में ले आए, या तो साइन को कॉस के रूप में ले आए या कॉस को साइन के रूप में ले आए। तो हमारे पास क्या है, साइन कितना दिया है 27 डिग्री, इसको हम ये नहीं लिख सकते ना 90 - 63, 90 - 63 करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा, 90 से अगर 63 घटाएंगे कितना आएगा 27 ही तो आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बात सही है। इधर जो नीचे है उसको ऐसे लिख दो, कॉस, कॉस कितना है 63, ठीक। अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, क्योंकि 90 - थीटा है पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब है कॉस 63 डिवाइड बाई कॉस 63 पहले से दिया था।
ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन 1। सबसे अच्छा तरीका है कि जो अगर डिवाइड में दिए गए हैं दोनों डिवीजन वाले एंगल को जोड़ के देखते हैं क्या इनका सम 90 डिग्री आ रहा है, अगर आ रहा है तो आंसर 1 होगा। तो 63 और 27 को ऐड करोगे 90 आएगा, तो ऑप्शन 1 लगा के आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, आपको cos a बराबर दिया गया है √3/2 और sin 2a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हमारे पास cos का जब दिया होता है वैल्यू, तो हम क्या करें, सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको या तो एंगल मान लें। एंगल कितना आता है, एंगल कितना निकलता है cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 नहीं होती है, साइन साइन 30 की वैल्यू होती है √3/, हाँ cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। या तो वो तरीका है, या फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है ए, अगर हमें टेबल नहीं याद तब की बात है, एंगल ये है। और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस क्या है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कितना है √3 डिवाइड बाई कर्ण क्या होता है हाइपोटेनस क्या है 2। तो यहाँ पर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इससे यूज करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा, जब इसको यूज करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, इसको निकालना है, इसको निकालेंगे कितना है 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस ये हमको पता नहीं है, इसको x मान लो x स्क्वायर। यहाँ से जब करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो इसका मतलब ये 1 आ गया। जब ये 1 आ गया तो साइन ए बराबर कितना आ जाएगा, साइन ए बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक, साइन ए बराबर 1/2 आ गया। अब हमें निकालना किसकी वैल्यू, साइन 2a की वैल्यू। साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर हमारे पास साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है हम लोगों के पास 2 साइन ए कॉस ए। हमारे पास साइन ए की वैल्यू पहले से पता नहीं थी, जो कि हमने निकाल लिया, लेकिन 2 साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली 1/2, और इसका कॉस ए की वैल्यू कितनी दी थी √3/2। यहाँ से ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3/2, जो कि किसकी वैल्यू है साइन 2a की वैल्यू। ठीक, ये तरीका था। दूसरी बात, अगर आपको टेबल से वैल्यू याद है तो ये वैल्यू किसकी है, cos 30 की वैल्यू है। cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, cos 30 की वैल्यू ये आ गई, तो साइन 30 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। साइन 30 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, तो जो वैल्यू हमारे पास दी है वही वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला, इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमको, फाइंड द वैल्यू। ये तुम निकाल चुके हैं, तो ये भी निकाल चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर है। हिंदी में भी ये लैंग्वेज तो वही रहेगी ना, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। क्या गिवन है, गिवन जो इसको लिखो 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेंगे साइन में। तो 1 + साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर है। ये tan को चेंज कर लिया, नीचे cot को भी चेंज कर लेते हैं। 1 + cos स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये साइन है, ये साइन है, साइन स्क्वायर ए, फिर से ही लिख दो, ये हमारा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, जब अंदर ऊपर करो कितना है cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, फिर इसका डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर ए। नीचे लाओगे तो ये यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, डिवाइड में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर है। यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पहली बार तो बराबर हो जाएंगे, दूसरी बार 1 हो जाएंगे, या तो इसको ऐसे काट सकते हैं या फिर 1 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा ये साइन स्क्वायर है डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा, ये दोनों क्या आ जाएगा, ये tan स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, डी। ठीक, सिंपल सा वैल्यू था, सॉल्व करना था, निकालना था, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, आपसे पूछ रहा है कि साइन 2a और 2 sin a
किस बात पे सेम होंगे, ये हमको निकालना है कि ये कौन सा एंगल है जिसमें दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। ठीक, ये हमको देखना है। तो साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, साइन 2a को लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए। ठीक है, बराबर क्या है 2 साइन ए, ये हमको गिवन है। यहाँ से इसको काट देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइन ए और कॉस ए एक तरफ, इसको ले आएंगे यहाँ पर, साइन ए बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन ए कॉमन ले लेंगे, साइन ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस ए माइनस का 1 बराबर 0। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ए 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 वैल्यू होती है एंगल 0 की, यानी ए बराबर 0। और कॉस ए बराबर 1 अगर आ रहा है तो कॉस ए मतलब एंगल मतलब 0 होना चाहिए, इसका मतलब एंगल 0 होगा। तो ये कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ऑप्शन जो एंगल 0 है उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। दूसरी पहले ही बात, अगर हम सीधे देखते तो 0 पुट करते दोनों बराबर आ जाते, और कोई एंगल में ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, अब क्या है, आपको दिया जा रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी जो क्षेत्रफल वृत्त का है उसका 1/4 हमको एरिया बताना है। क्या है, इसमें भी देख लो, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस दिया है। सर्कमफ्रेंस सर्किल का क्या होता है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। ये कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। तो इसको लिख दो, 2 पाई की वैल्यू कितनी रखोगे, 22/7। आर की वैल्यू कितना है, आर हमें पता नहीं है, 22 से 22 कट जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी सॉल्व करने पे। अब हमें क्या निकालना है, एरिया कितना निकालना है, 1/4, यानी सर्किल का जो एरिया है, सर्किल का एरिया क्या होता है, πr², इसको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, क्योंकि 1/4 हमको निकालना है। ठीक, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमने निकाला है 7/2। 7/2 को 2 बार लिख दो, क्योंकि यही हमको चाहिए था। यहाँ से क्या आएगा, 1 7 से 1 7 कट जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, 2 से 1 2 कट जाएगा, 11 बचेगा, मल्टीप्लाई कर दो 7। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई 7 से होगा 77, 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा 8 आ जाएगा, यानी क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन सी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, इसमें क्या है, कैप्सूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ, जो कैप्सूल हमारा होता है दवाई का वो किसका कॉम्बिनेशन है। ये इसका मतलब ये है कि इमेज देखी है तो काम हो जाएगा, नहीं देखी, कैप्सूल तो सभी ने खाया होगा ना। तो ये कैप्सूल जैसे ये बना है, ये ऐसा कैप्सूल कुछ होता है। इसका मतलब क्या है, या तो एक बेलन हो, या तो एक बेलन हो, या फिर 2 अर्ध गोले हों, तो कैप्सूल बन जाएगा। अब कैप्सूल सही से बना नहीं हुआ हो तो क्या है, एक अर्धगोला ये है, एक अर्धगोला ये है, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैप्सूल हो जाएगा। या फिर एक बेलन हो जाए तो कैप्सूल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक बेलन हो, दो दो अर्धगोले, एक नहीं 2। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। एक बेलन से बन जाएगा या फिर 2 अर्धगोले से, बस इसमें देख लो, 1 सिलेंडर हो या फिर 2 सेमी स्फेयर हो, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इफ द मीन एंड मोड ऑफ सम डाटा आर कितना है, 32 35 रिस्पेक्टिवली, देन मीडियन। हिंदी में देखो क्या है, हिंदी में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कुछ आंकड़ों का बहुलक, पहले तो माध्य बहुलक दिया है, आपको माध्यम बताना है। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन क्या होती है, हमारे पास जो बहुलक होता है, बहुलक 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 क्या होता है, बहुलक जो होता है वो 3 टाइम्स क्या होता है, माध्य, माध्यक हो या माध्य कहें, माइनस 2 टाइम्स माध्यम, माध्य सॉरी, ये माध्यक है, ये माध्य, ये कंडीशन होती है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में कहा जाता है बहुलक को मोड कहा जाता है। मोड 3 टाइम्स होता है किसके, किसके 3 टाइम्स होता है, मीडियन, मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, इसमें लगाना है और वैल्यू निकाल लेना है। हमको गिवन क्या है, बहुलक, बहुलक कितना है 32, निकालना क्या है, ये निकालना है मीडियन, 3 टाइम्स, इसको मान लेते हैं x, गिवन क्या है 2 टाइम्स, मीन कितना दिया है, माध्य 35, इसको रख देते हैं। तो इसको करेंगे 32 प्लस 35, और ये इधर आ जाएगा, राइट साइड कितना आ जाएगा 70, 35 और ये 70 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि बहुलक, अच्छा हम लोगों ने उल्टा कर दिया, बहुलक यहाँ पे है, ये क्रम बदल दिया, ये हमारा बहुलक है, ये इनका जो वैल्यू थी वो चेंज कर दी हमने। लिख देते हैं फिर से। बहुलक कितना है आपका, बहुलक आपका ये बाद में है ना, मोड कितना है 35 है, मीन कितना है, मीन हमारे पास ये कितना है, ये हमारे पास 2 टाइम मल्टीप्लाई 32, तो कितना आ जाएगा 35, ये इधर लाओगे कितना आ जाएगा प्लस का 64, ये आ जाएगा मेरे पास 3x, यहाँ से स्क्वायर करोगे 3x, ये आ जाएगा 99 डिवाइड बाई 3, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 33, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर हमारा आ जाएगा 33। सीधे वैल्यू पुट करना था, कुछ नहीं था इसमें, ऑप्शन डी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इसमें आपसे कह रहा है कि द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल विल बी, इसमें क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बारंबारता का बहुलक क्या है, मोड पूछ रहा है। बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही हमारे पास होगा। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, किस अंतराल की है, 19, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस अंतराल में आएगी, 15 और 20 की। यहाँ पर देख लो, मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास मतलब हुआ जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसकी क्लास बतानी है, कौन सा है 15 20, 15 20 यानी बी ऑप्शन, क्या आएगा बी ऑप्शन। अब क्या है, आपसे कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 10 आए, होने की प्रायिकता बताना है। इसमें देख लो इंग्लिश में क्या है, इफ द टू डाइज आर टॉस टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस इज 10, मतलब जो नंबर निकल के आएगा वो 10 से ज़्यादा आना चाहिए। देखो जब पहला पासा हम उछालते हैं, पहला पासा उछालेंगे क्या आ जाए 5 आ जाए, लेकिन दूसरे पासे में क्या आना चाहिए, अगर 4 आता है तो 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर का सम कितना आना चाहिए 10, तो 4 नहीं आ सकता। अगर 5 आया फिर दूसरे में भी 5 आ गया तो दोनों नंबर का सम कितना आ जाएगा 10, 10 भी नहीं आ सकता, क्योंकि नंबर क्या चाहिए, जो सम आए वो 10 से ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब पहले में अगर 5 आया तो दूसरे में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, या फिर पहले में 6 आया तो दूसरे में क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, या फिर दोनों में 6 आ जाए। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जो पासा उछाला जा रहा है 2 बार, तो उसमें टोटल टॉस कितने हो जाएंगे 6 की पावर 2 यानी 36। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कितनी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कितनी है 3, एक ही आ सकता है, एक ही आ सकता है, एक ही आ सकता है, टोटल कितने आ सकते हैं 36, तो इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 1/12, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/12। लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसके बाद अगला खंड जो है वो अगले लेक्चर में होगा। ये आ गया, इसमें इसमें आपसे पूछ रहा है कि 20 है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम प्राप्त होने की प्रायिकता। इसमें देख लो, व्हेन अ डाई इज थ्रोन वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, देखो हमारे पास है, जब हम टॉस करेंगे या तो उसमें 1 आ जाए, या फिर 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। ये 6 पॉसिबिलिटी है, कितनी 6, टोटल पॉसिबिलिटी कितना है 6। लेकिन इवन कौन सा नंबर है, एक 2 है, एक 4, एक 6, यानी या तो 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 3। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितना है इवन आने की, जो पॉसिबिलिटी है आने की 3, कितने में 6 में, तो कितना आ जाएगा 1/2, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब अगला खंड जो होगा वो अगले लेक्चर में होगा। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो क्लास 10th में जो पेपर आया था यूपी बोर्ड में, उसका पार्ट ए तो हमने करा दिया था। ठीक है, अब हम लोग पार्ट बी कराएंगे। तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, मैथ का पेपर है, गणित। ठीक, इसका पार्ट हमने कौन सा करा दिया था, पार्ट ए में 1 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन थे सब करा दिए थे, दोनों लैंग्वेज में बता रहे हैं साथ साथ। ठीक, अब क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होगा 21 करेंगे, इसके सारे पार्ट करेंगे, फिर अगले पार्ट में 22 का करेंगे। इसमें क्या है 21 में जो है, इसमें क्या जितने भी पार्ट हैं सारे पार्ट हमको करने हैं, एक भी पार्ट छोड़ना नहीं है। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 133
1, यानी एक वो 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, 1331 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है। आपको फाइंड क्या करना है, इसकी साइड फाइंड करना है। हिंदी में देख लो, क्वेश्चन नंबर 21 है, सभी भाग करने हैं। ठीक, एक घन का आयतन दिया जा रहा है आपको 1331 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी भुजा प्राप्त करनी है। तो इसका क्या है, जो घन बनता है हमारा, घन की सभी साइड बराबर होती हैं, ऐसे घन बना लेंगे। ठीक, घन बना के दिखा देंगे डायग्राम में। ये घन बन गया मेरा, इसकी सारी साइड बराबर हैं। साइड को मान लेते हैं क्या है, सारी साइड इक्वल हैं घन की। क्यूब की जो साइड होती है सब इक्वल होती है। ये ए है, तो इसकी जितनी भी डायमेंशन है वो ए है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम लिख दोगे, वॉल्यूम या हिंदी में आयतन। ये क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो कितना है, ए क्यूब होता है। ठीक है, ए क्यूब होता है। हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू कितना दी गया है, 1331। ये जो हमारा है ए क्यूब, ये किसका है, यानी ए क्यूब इज इक्वल टू है 11 का क्यूब, ये 11 का क्यूब है। यहाँ से एक वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 11। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। डायग्राम दिखाएंगे, डायमेंशन लिख लेंगे कि डायमेंशन हमारे पास जो क्यूब की है ए है, क्योंकि क्यूब का आयतन या वॉल्यूम जो होता है ए क्यूब होता है। इसके लिख के बता देंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल आपको p दिया जा रहा है, तो p की वैल्यू बताएं। इंग्लिश में देख लो, इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इज 0 इज इक्वल टू 0 इज 2, यानी इसका जो वन रूट्स है वो 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू फाइंड करना है, p की वैल्यू फाइंड करना है आपको। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, p की वैल्यू फाइंड करना है। तो उसको हम निकाल देते हैं, p की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, अगर कोई भी रूट्स हैं तो क्या करेंगे, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। अगर x बराबर 2 इसका एक रूट्स है, यानी ये अल्फ़ा मान लेते हैं। अगर ये अल्फ़ा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख सकते हैं। तो वहाँ जहाँ पर x है वहाँ 2 रख दो। जब 2 रखेंगे, लाइन लिख देंगे कि अगर ये रूट्स है तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या गिवन इक्वेशन को क्या करेगा, गिवन इक्वेशन की जो वैल्यू है यहाँ पर x बराबर 2 रखने पे इक्वेशन हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 आना चाहिए, तो x बराबर 2 रख देंगे। यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पी हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ 4 प्लस 6 माइनस पी बराबर 0। यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको लिखना क्या है कि अगर हमारे पास x बराबर 2 जो है गिवन इक्वेशन का मूल है, अगर ये मूल है या तो इसका रूट्स है या इसका शून्यक है, तो यह हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस हमको इसको रखने के बाद p की वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, गा है, तीसरा। इसमें क्या है, आपको दिया जा रहा है कॉस थीटा की वैल्यू दी जा रही 15/17, तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। 2 तरीके हैं, या तो हम क्या करें, हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस 2a। इसका यूज करें, इसका यूज करने से हमारे पास काम बन सकता है, हमारे पास इसका यूज करने से काम नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉस 2a की वैल्यू नहीं दी है। ये वाला फार्मूला देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, इसका यूज करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है उसको रख दें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस, इसको हम राइट साइड भेज दिए, तो इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, डिवाइड बाई 17 का स्क्वायर होता है 289। तो इसको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 289 माइनस 225 डिवाइड बाई
89। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आएगा 40, यहाँ से जब घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे हमारा 49 आ जाएगा, डिवाइड बाई 289। तो यहाँ से जब स्क्वायर रूट हटा देंगे तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7/17। एक तरीका ये है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास जो गिवन है कॉस थीटा बराबर कितना गिवन है, कॉस थीटा बराबर दिया है 15/17। यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा, यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा बराबर दिया है कितना 15/17 डिवाइड बाई 17। तो हमारे पास कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तभी साइन कॉस निकलता है। तो 90 डिग्री के सामने की जो डायमेंशन होती है वो हाइपोटेनस होती है, और जो नीचे की होती है वो बेस होती है, और जो परपेंडिकुलर होती है वो परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा, अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो इसका कॉस थीटा क्या होता है, बेस कितना है 15 जो ऊपर वाली डायमेंशन है, और डिवाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 17, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम लगा सकते हैं, ये ए मान लो, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर, ये यक्स मान लेते हैं इसका, तो ये क्या आएगा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। तब इसके बाद यहाँ से 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 289 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 289 माइनस 225, यहाँ से आ जाएगा 49, ठीक है, 49 ही तो आएगा। एक बार चेक करो जरा 49 आएगा कि नहीं आएगा, ये कितना आएगा घटाने पे 289 माइनस 225, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से बचेगा 6, ये 64 आएगा, वहाँ पे भी गलत हो गया इसका मतलब, ये 64 आएगा, ये 64 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ठीक है। जब एक्स वैल्यू 8 आ जाएगी तो यहाँ पर एक्स वैल्यू 8 रख दें, कितना 8। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या, सॉरी साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लम कितना है 8 डिवाइड बाई हाइपोटेनस 17। तो ये हमारा आंसर आएगा, वहाँ पर भी सही कर लो इसको, ये जल्दबाजी में गलत हो, इसका जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, इसका डिफरेंस हमारे पास आएगा 64 आएगा, तो ये 64 आएगा, तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। इसको करने का यही तरीका है, किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं, और तरीका लगाना है तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन फंसोगे क्या मतलब है, सिंपल सा इस फार्मूले को लगा के वैल्यू निकाल लेना, या फिर सीधे जो हमने बताया उसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर घा है, और इंग्लिश में क्या है डी है। अब इसको क्या है, आपको मीन फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। जो टेबल दी गई है उसको कैसे लिखेंगे, टेबल को हम डिवाइड कर लेंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन हमारा है 21 का डी। 21 का डी में क्या है, एक तरफ क्लास इंटरवल लिख लेंगे, ठीक है, CI से लिखा जाएगा। दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे जो क्लास इंटरवल से आएगा वो आएगा क्या XI लिख लेंगे। तो इसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी का और इसका मल्टीप्लाई लिख लेंगे XI FI, ठीक। ये हमारे पास लिखने का तरीका है। इसको टेबल बना लेते हैं कंप्लीट, और इंटरवल भी लिख देंगे 1 2 3 4 5, जितने भी इंटरवल हों उसके हिसाब से हमको एडजस्ट करना होगा इसको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, क्या है देख लो, जो हमको टेबल में वैल्यू दी गई है, पहली क्या है जो वर्ग इंटरवल है 2 से 4, 2 से 4, ये 0 से 2 है, सॉरी 2 से 4 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 6 से 10, ये क्लास इंटरवल दिया गया है। क्या है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये क्लास इंटरवल हम लोगों को दिया गया है। देख लो
यही दिया गया। हाँ, फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 2 6 8 3, 1 2 6 1 2, फ्रिक्वेंसी क्या है 1 2 6 8 3। देख लो फ्रिक्वेंसी एक बार फिर, 1 2 6 8 3, ठीक है, 1 2 6 8 3, ठीक। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालना है। एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, जो ये क्लास इंटरवल है इनको ऐड करो, यानी 0 + 2 ऐड करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी इनका मिड पॉइंट निकालना होता है। तो कितना आएगा 1, पहला 1 आएगा। फिर उसका 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3, ये 3 आ जाएगा। फिर 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। फिर 6 + 8 कितना हो जाएगा 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7। फिर 8 + 10 19 होगा, सॉरी 18 होगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है। एक्स की वैल्यू क्या होती है, दोनों का ऐड करो, दोनों जो क्लास इंटरवल है उनको ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। कुल मिला के एक्स आई जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। अब इसके बाद एक्स आई और इनका मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 1 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 6 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 6 से होगा 30 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई 8 से होगा कितना आएगा 56 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 7 से होगा 27 आएगा। अब इनका समेशन निकाल लेना, फ्रीक्वेंसी का समेशन, किसका, फ्रीक्वेंसी का समेशन और समेशन ऑफ एफ आई कितना आएगा, ऐड करो, 9 9 3 11 11 8 19 19 आ जाएगा। अब इसका समेशन निकाल लो, इसका कितना आएगा 7 37 37 और 37 और कितना हो जाएगा 37 ही हो गया, इसका 56 27 56, इनको ऐड करो, तीनों को ऐड करो कितना आएगा, यहाँ से 14 14 6 20, कैरी गया 2, 5 5 2 7, 5 5 10 2 12, ठीक है 120। तो ये हमारा आ जाएगा 120। एक बार फिर से 14 कैरी 26 0, कैरी गया 2, तो यहाँ 10 2 हाँ 120, ये 120 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मीन निकालना है। मीन क्या होता है, मीन जो होता है वो होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई क्या है, फ्रिक्वेंसी है। ये कितना निकला 120 डिवाइड बाई 19। तो ये हमारे पास इसका जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 19 से डिवाइड कर लेंगे साइड में, तो यहाँ से जाएगा 19 6 का 114, यहाँ से बचेगा 6 हमारे पास, ठीक है। फिर इसका 0 आएगा तो यहाँ 0 रख दोगे, 19 3 का 57, फिर इसका 3 बचेगा, 19 1 का 19, यानी 6.31 करीब आ जाएगा मीन, ठीक। तो यही करने का इसका तरीका है। तो ये हमारे पास 2 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल चुके हैं अभी तक हमारे पास, सब करते रहोगे, 2 इससे मिले, 2 इससे मिले, 2 इससे, 2 इससे, 8 नंबर यहाँ से मिल गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंगा गए हैं, यहाँ पे क्या कहेंगे ई कहेंगे। क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, क्वेश्चन नंबर ई में कहा जा रहा है आपसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। पॉइंट हमारे पास क्या है -3 10 5 4, जो हमारे पास पॉइंट है उनको लिख लो। क्या क्या पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास है -3 और क्या था -3 और 10, एक पॉइंट ये हमारे पास है। दूसरा पॉइंट क्या है 5,4, 5,4। इंग्लिश वाले देख लें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। हिंदी वाले देख लें, बिंदु -3 10 और 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताएं। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, अगर हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, ये है, मान लो इसका पॉइंट ए है, ये इसका पॉइंट बी है, इसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या है डी है, ठीक, हमारे पास मिड पॉइंट डी इसका गिवन है। अगर हमको इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, और यहाँ a का पॉइंट क्या है x1 y1 है, इसका पॉइंट क्या है x2 y2 है। अब हमें किसका मिड पॉइंट निकालना है, ए बी का डी पॉइंट है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या होती है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, वाई की वैल्यू क्या होती है y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे x1 + x2 डिवाइड बाई 2
y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे, ठीक है। यही हमको निकालने को कह रहा है। तो हमारे पास जो पॉइंट दिए गए हैं, बस यहाँ पर x1 की जगह ये वाला पॉइंट रख दो। कौन सा पॉइंट रखोगे? x1 की जगह ये वाला पॉइंट रख देते हैं हम। x1 y1 की जगह यहाँ आ जाएगा -3 और 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5,4। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल देना है। क्या करेंगे? -3 और 5 का समेशन -3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 10 प्लस 4 का समेशन 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। इनको सॉल्व कर लो, यही आंसर है हमारे पास। तो क्या है, -3 से 5, -3 प्लस 5 2 बचेगा, 2 का 2 से डिवाइड होगा। 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, 14 का 2 से डिवाइड होगा। तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड करने के बाद 17। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ये मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो गया। ये डी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस सेक्शन, इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 21 का। इसमें क्या है, आपसे कह रहा है कि यदि बिंदु, क्या बिंदु दिए? -1 -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी कितना है? 13 मात्रक। तो ये x की वैल्यू बतानी है। इसमें देख लो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट क्या है? -1 -3 एंड x, 9 इज 13 यूनिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं करना है। क्या है, हमारे पास अगर दो पॉइंट है, पहले लिखोगे क्या है, अगर हमारे पास दो पॉइंट है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा एफ है? 21 का। अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये है x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या है? x2 y2, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है डी। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस के लिए? d इज इक्वल टू आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, ठीक है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो अंदर की वैल्यू जो है ये स्क्वायर में है, x1 माइनस x2 करें या y1 माइनस y2 करें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। अगर माइनस भी आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो क्रम वैसे याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास जो पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिए हैं? पॉइंट हमारे पास दिए हैं, उनको लिख देते हैं। जो पॉइंट हमको दिए हैं, पहला पॉइंट दिया -3 -1, -3 -1। ये पॉइंट क्या है? -3 -1। देख लो यही है, -1 -3, उल्टा लिख दिया हमने। ये क्या है पॉइंट? ये हमारे पास -1 और -3 है। और ये बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट जो हमारे पास है इसको लिख लो, ये कितना है? ये हमारे पास है x, 9, x, 9, ठीक है। ये हमको पॉइंट दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू तो दी गई, क्या दिया गया है? डी की वैल्यू कितना दिया गया है? 13 मात्रक, ठीक है। डी की वैल्यू दे दी है, एक्स की वैल्यू नहीं पता, एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका कोऑर्डिनेट निकालना है हमको। क्या करेंगे? रखेंगे डी की जगह 13 लिख दो, इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जाओ, x2 कितना है? x है जो हमें पता नहीं है। x1 कितना है? -1, यहाँ पे माइनस है, एक माइनस और आ जाएगा तो क्या आएगा? -1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पे y2 कितना है? 9 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है तो क्या आ जाएगा? -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें। दोनों तो वर्गमूल ले लो तो क्या आएगा? 13 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 169 इज इक्वल टू, इसमें देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर 9 है, यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर माइनस का 3 है, दोनों प्लस हो जाएंगे और दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आएंगे? 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 169, और ये 12 का स्क्वायर इधर लाएंगे तो 144 हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से जब देखेंगे तो कितना निकल के आएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको जब घटाएंगे कितना आएगा? यहाँ पे 5 आएगा तो इसका 2 आएगा, यानी हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 25, ठीक। अब जब ये 25 आ गया है तो इसका मतलब क्या है? एक बार x प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास +-5, यानी एक वैल्यू आ जाएगी x बराबर -5, x प्लस 1 बराबर -5 ले लें, एक बार x प्लस 1 बराबर +5 ले लें। जब -5 लेंगे तो क्या आएगा? x बराबर हमारे पास -4 आ जाएगा, और जब +5 लेंगे तो क्या आएगा? x बराबर 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी आंसर में? -4, 5।
अब डिपेंड करता है आपको किस क्वाड्रेंट में पूछा जा रहा है। अगर नेगेटिव एक्स की वैल्यू चाहिए तो इस पे चले जाएंगे, पॉजिटिव चाहिए तो ये चाहिए, दोनों आंसर लिख देंगे फिलहाल, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं थी इसमें पूछा गया है। तो अगर एक लिख के आएंगे तो आंसर काट लेगा, वो नंबर काट लेगा। ठीक, तो ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर तो दिया है ना, इस वजह से तो हमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ ये पूरे पार्ट हो गए कौन से आपके 21 जो क्वेश्चन थे सारे पार्ट हमने करा दिए। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें 22 के जितने भी क्वेश्चन है सब कराएंगे। समझ में आ रहा है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, जो हम लोगों का क्लास 10 का पेपर चल रहा है यूपी बोर्ड के लिए, जो 2024 में आया था, इसका जो कोड था कितना था, 822 HV। कहाँ है देख लो, गणित का पेपर है ये, यूपी बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ये जो पेपर का कोड है वो 822 HV है। इसके हमने 1 से लेकर 20 तक और इसके बाद 21वां क्वेश्चन करा दिया था। 21वें में जितने भी पार्ट थे सब करा दिए थे। अब हमारे पास आज क्वेश्चन स्टार्ट होगा 22। ठीक, 22 के जितने पार्ट हैं इनको कराते हैं। ये हिंदी मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम में, दोनों पेपर आपको एक साथ लेके चल रहे हैं। ठीक, क्योंकि लैंग्वेज का अंतर है, बाकी तो क्वेश्चन तो सेम है ना, तो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी समझने में भी। ठीक, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज दिस, मतलब उनका जो सम है स्क्वायर का वो इतना है। आपको ये इंटीजर फाइंड करना है। हिंदी मीडियम में देख लें, दो ऐसे क्रमागत विषम, विषम लिखा हुआ ये शब्द इंपॉर्टेंट है, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। धनात्मक बोला गया है, धनात्मक, नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक, धनात्मक बोला गया है, पॉजिटिव। ठीक, अब सुनो क्या होता है कि हमारे पास अगर नंबर है, एक से स्टार्ट करते हैं, मान लो 1, ऑड नंबर लिखना है, उसके बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है, फिर 11 आता है, ऐसे ही चलता जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक ऑड ये रहा, एक ऑड ये रहा, मतलब 1 के बाद क्या आया है, 3 आया ना, लगातार आया ना, इसके बीच में तो कोई ऑड है नहीं। इंटीजर भी चाहिए तो इंटीजर हमारा फ्रैक्शन होता नहीं है, तो 1 से लेके 3 तक, मतलब पहला 1 हो गया तो दूसरा 3 हो गया, इसके बाद 3 के बाद 5, यानी इनके बीच में भी कोई नहीं है। तो हमारे पास ये क्रम से दिए गए हैं आपको ऑड नंबर। इसने बोला है कि कॉन्जुगेटिव लेना है, 2 कॉन्जुगेटिव लेना है, या तो 1 ले लें, या 1 और 3 ले लें, या 3 और 5 ले लें, लगातार ही लेना है ना, लेकिन हमको पता नहीं क्या है। देखो इसके बाद क्या है, अगर हम 3 माइनस 1 निकालते हैं तो क्या आता है 2, और 5 माइनस 3 निकालते हैं तो क्या आता है 2, 7 माइनस 5 निकालते हैं तो क्या आता है डिफरेंस 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो लगातार कॉन्जुगेटिव कहें ऑड नंबर हैं तो उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। यानी अगर हम बात करते हैं दो क्रमागत, हिंदी में देख लो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे और वो भी ऑड हो, तो इसका मतलब क्या होगा, उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, प्लस का 2 होगा। यानी 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लगातार दो ऑड नंबर लिए जाते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो पहला हमारे पास ऑड है, फर्स्ट ऑड, पहला नंबर जो हमारे पास ऑड है, लेट, क्या करोगे, लेट कर लोगे, पहला ऑड नंबर हमारे पास क्या है, लेट, हिंदी में लिख देना माना फर्स्ट ऑड नंबर, लेट फर्स्ट ऑड नंबर, ऑड नंबर, पहला विषम नंबर लिख देंगे हिंदी में। नंबर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है x। तो इसके बाद अगला कौन सा आएगा, जो अगला होगा सेकेंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑड नंबर कॉन्जुगेटिव में ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक के बाद जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो x प्लस 2 माइनस x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही हमसे क्वेश्चन में दिया है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला ये देख लो, क्वेश्चन ने बोला है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर किया जाए और उसका सम किया जाए तो वो कितना आता है, 290 आता है। क्या करना है, जिनके वर्गों का योग कितना है,
290 है, यानी इन दोनों के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, x और x प्लस 2 के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 290। तो बस हम क्या करते हैं, दोनों के वर्गों का योग करते हैं, तो x स्क्वायर कर दो प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 290। अब इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही काम था इसमें। चलो करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका क्या करोगे, एक्स, इसको हम करेंगे एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 2, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मोदी जी ने फार्मूला दिया था उससे करेंगे। एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एक्स्ट्रा ए बी वाला जो कॉन्सेप्ट था ना मोदी जी का, वो करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि 2 की जगह बी की जगह कितना है, 2 है, प्लस 4x, ये बराबर कितना आ रहा है, 290। साइड में लिख देंगे क्या यूज किया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, प्लस 4x, और ये 290 को हम इस तरफ ले आएंगे, कितना आ जाएगा, 280, माइनस कितना हो जाएगा, 4 घटा देंगे, सॉरी प्लस का 4 है, 4 घटाएंगे नहीं, ऐड करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286, क्योंकि प्लस के 4 हट जाएंगे, बराबर 0। अब इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 दोनों में सब में कॉमन है, 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 2 जो है सब में कॉमन है, जब कॉमन है तो जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर निकालना है। आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है या फिर आपके पास फार्मूला है श्रीधराचार्य वाला, जो अगर हमारे पास फैक्टर नहीं कर सकते तो उससे लगा लेते हैं। सबसे अच्छा है कि फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करें। ठीक, फैक्टराइजेशन में कोई भी मेथड यूज करोगे, एक्स की वैल्यू निकालना है, इसमें टेंशन नहीं लेने का कि आई नहीं, मेरी आ जाएगी दोनों में। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है, फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या कहता है कि जो बी का पार्ट है, ये जो बी का पार्ट है, इसको हमें ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में ऐसा डिवाइड करना है कि अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा 2x आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a और c का जो कोफिशिएंट है उसके मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। यानी क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है अगर, तो हमको b को क्या लिखना है, अगर हमारे पास एक b1 आया, दूसरा पार्ट b2 आया, तो b1 प्लस b2 जब करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, b, और b1 इंटू b2 करते हैं तो कितना आना चाहिए, a इंटू सी, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आना चाहिए। ये फैक्टराइजेशन मेथड हमसे बताता है। ठीक, ये साइड में पीछे लिख दिया रफ के लिए। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो करते हैं फिर। एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13x माइनस का 11x माइनस 143। देखो 13 में माइनस के 11x ऐड करोगे तो कितना आएगा, 13 में माइनस का 11 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 143। इसका मतलब ये हमारा फैक्टर सही है। साइड में करके देखना है तो देख लेना, यही बन के आएगा। अब इससे हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लोगे कितना आएगा, x प्लस 13 आ जाएगा एक तरफ। अब यहाँ से 11 माइनस का कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा, x प्लस का 13 बराबर 0। अब दोनों तरफ से x प्लस 13 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 13 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, एक यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 11 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू एक आ गई हमारे पास माइनस का 13 और x की वैल्यू आ गई 11। ठीक, इसका मतलब 13 और 11 हो गए, 2 इंटीजर आ गए। लेकिन बात ये है कि इसमें बोला है पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर x बराबर माइनस 13 नहीं है, तो x बराबर माइनस 13 निगेटिव इंटीजर है, तो इसको नहीं लेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, इसलिए आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। तो एक अगर आपका ऑड नंबर 11 आया तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, एंड सेकेंड नंबर x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 11 प्लस 2 बराबर 13। यानी हमारे पास 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर आ गए, 2 क्रमागत विषम नंबर आ गए, क्या, 11 और
13, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो लिख देंगे दो क्रमागत जो ऑड नंबर हमारे पास है वो ये है। तो इसका ये क्वेश्चन पहला हो गया 22 का। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है, द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisect the point of contact। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है देख लो, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रित वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक सर्किल ये है जो कि बड़ा सर्किल कहा जा रहा है, और दूसरा सर्किल क्या है, दूसरा सर्किल ये है जो कि छोटा सर्किल कहा जा रहा है। और खासियत ये है इस क्वेश्चन में कि दोनों का जो सेंटर है वो सेंटर सेम है। देखो एक तो भागा हुआ दिख रहा है लेकिन सेंटर इनका दोनों का सेंटर सेम है। अब आपसे ये कह रहा है कि जो बड़ा सर्किल है उस पर जो जीवा बन रही है, जो जीवा बन रही है, ठीक है, वो जीवा ये है। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, ये जीवा जो है ये सेंटर ये हमारा है, ठीक, जीवा वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये जीवा पे जब हम इससे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक, तो ये हमारा बताना है कि ये दो भाग में डिवाइड हो रहा है, यानी जो लेंथ इसकी आएगी वही लेंथ इसकी आएगी, यही हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ गए? हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। क्या है, हमारे पास दो सर्किल हैं, एक बड़ा एक छोटा है, दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है। फिर इसके बाद जो छोटा सर्किल है उससे टच करते हुए बड़े सर्किल में एक कॉर्ड खींची जाती है। अब आपसे ये बताना है कि ये कॉर्ड की जो लेंथ है, सेंटर से ये दूरी और सेंटर से ये दूरी, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। चलो फिर प्रूव करते हैं, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, तो बी पार्ट। जैसा कहेगा वैसा बना लेते हैं। तो बता देंगे कि हमारे पास दो सर्किल हैं, ठीक, एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है हमारे पास। खासियत ये है दोनों सर्किल का जो सेंटर है वो सेम है, सेंटर जो है दोनों का वो सेम है, यानी इन दोनों का सेंटर सेम है। अब इसके बाद इससे एक जीवा खींची जाएगी, जो जीवा खींची जा रही है, जीवा मतलब कॉर्ड खींची जा रही है, वो बड़े सर्किल को, बड़े सर्किल के लिए जीवा है, जबकि छोटे सर्किल के लिए क्या है, स्पर्श रेखा है या टेंजेंट है। ठीक, अब इसके बाद टेंजेंट है। अब हमारे पास हमें ये प्रूव करना है, ये जहां पे टच कर रहा है ये मान लेते हैं पॉइंट हमारा क्या है, ए है, और जहां पे सर्किल को काट रहा है यहाँ पे एक पॉइंट हमारा बी है और ये सी है। इसका सेंटर वो है, ठीक है। हमें ये टच करना है कि ये अगर हमारे पास बी ए और ए सी आपस में बराबर हैं, ये हमको प्रूव करना है जो क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास कोई सर्किल है, अगर हमारे पास कोई सर्किल ये है और सर्किल से एक टेंजेंट खींची जा रही है, ये जा रही है, तो टेंजेंट जो है जिस पॉइंट को टच कर रही है, टेंजेंट जिस पॉइंट को टच कर रही है उसको और सर्किल का जो सेंटर है उसको टच लाइन आपस में मिला दिया जाए, यानी टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रही है उस पॉइंट को और सर्किल के सेंटर को आपस में मिला दिया जाए, तो ये एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी हमको याद होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास कोई सर्किल है और सर्किल से एक टेंजेंट खींची जा रही है, तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्किल को टच करेगी उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगर हमारे सेंटर से पास होती है, सेंटर से पास होती है,
ठीक है। तो वो लाइन जो होगी और जो टेंजेंट होगी ये एक दूसरे पे 90 डिग्री होंगे। इसका मतलब ये हुआ टेंजेंट जब भी सर्किल को टच करती है तो जिस पॉइंट पे टच करती है वो पॉइंट और सेंटर के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये बात याद होगी तो काम हो गया मेरा। इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट हमारा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल हमारे पास है, ये वाला एंगल, ये हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। जब ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट जो है वो भी 90 डिग्री होगा, यानी ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक, ये दोनों 90 डिग्री एंगल हो गए। अब क्या है, अब जो है, अब क्या है हमारे पास, ये सेंटर है इसका, दोनों का सेंटर सेम है। तो ये लाइन जो ज्वाइन करेंगे, ये जो लाइन हमारे पास है, ये वाली लाइन, ये हमारे पास क्या है, अगर आर है यानी बड़े सर्किल की रेडियस है, तो ये वाली लाइन भी जो होगी ये भी क्या होगी, बड़े सर्किल की रेडियस होगी, यानी ये भी आर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर है और ये भी बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि बी ए और बी सी बराबर है। ठीक, तो हमें तो ये पता चल गया कि क्या पता चल गया कि दोनों के रेडियस बराबर है, यानी बी ओ और ओ सी बराबर है, आर आर है, और दोनों की जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, बी ए और ए सी बराबर आ गया। ये तो हमें दिख गया, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे कैसे, इसके लिए लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये सब लाइन लिख देना कि बड़ा सर्किल और छोटे सर्किल का जो सेंटर है वो एक है, क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक, हम मान लेंगे कि जो बड़े सर्किल की रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक, और जो छोटे सर्किल की रेडियस है उसको हम नहीं मानते अभी कुछ। ठीक, चलो अब क्या है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल बी ए ओ, बी ए ओ, इन ट्राइंगल बी ए ओ, एंगल ए इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, एंड इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, सी ए ओ, सी ए ओ, इन ट्राइंगल सी ए ओ, इसमें एंगल ए कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, एंड बी ओ बराबर क्या है, ओ सी, और ये बराबर किसके, स्मॉल आर के, जो कि रेडियस है बड़े सर्कल की। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब मान क्या लेंगे, जो लेंथ है हमारे पास, जो ओ ए है, लेट ओ ए, माना ओ ए बराबर हमारे पास एक्स है। ठीक, अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि बी ए बराबर ए सी है। तो अब क्या करेंगे, अब ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी ए ओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो इसमें क्या यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम में यूज करोगे किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल हमारे पास जो है, जो कलर्स हम चेंज करके बता रहे हैं, जो ये वाला ट्रायंगल हमारे पास बी ए ओ, ये जो ट्रायंगल है ये, इस ट्रायंगल में। ठीक है, जब यूज करोगे तो ये यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ओ बी की जगह कितना है, आर स्क्वायर, और ओ ए की जगह कितना है, ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, अब इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सी ए ओ, इसमें क्या करोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो इसका यूज करोगे क्या आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल जो हमारे पास, दूसरा डायग्राम दिखा दें, ये वाला ट्रायंगल। ठीक, इसमें यूज करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस
ओ ए स्क्वायर। अब ओ सी स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर है, इज इक्वल टू ए सी कितना है, ए सी हमको पता नहीं है, प्लस ए सी बराबर पता नहीं है, और ओ ए बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या करोगे, ए सी स्क्वायर बराबर निकालो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ये बराबर है, ये भी बराबर है दोनों में। इसका मतलब क्या हुआ, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी ए स्क्वायर, जो कि बराबर आ जाएगा ए सी बराबर ए बी। ए सी बराबर ए बी कहें या सी ए बराबर ए और ए बी बराबर बी ए बराबर सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए बराबर बी ए बराबर, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, ये प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। तो ऑप्शन हमारा, ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं, 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, तो ऐसे ही करना है इसको। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, घा नंबर ये गा नंबर, सॉरी घा नहीं, इंग्लिश में सी नंबर। ठीक, अब आप इसमें कहा जा रहा है कि इन फिगर इफ एल एम क्या है, ये है लेंथ, ये वाली लेंथ एल एम पैरेलल है किसके, बी सी के, ये पैरेलल है एक दूसरे के। उसके बाद कहा जा रहा है कि एल एन का क्या है, एल एन हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है 22 का सी पार्ट। इसमें क्या है, हमारे पास एल एम और एल एन जो है, एल एम ये एल एम लाइन किसके पैरेलल है बी सी के या सी बी के, ये इस लाइन के। दूसरा जो है एल एन मतलब ये वाली लाइन, ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन हमारी पैरेलल है डी सी के। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो एल एम रेशियो है बी एम के साथ, ये बराबर है एल एन रेशियो एन डी के साथ या डी ए के साथ, ये हमको प्रूव करना है। हिंदी मीडियम वाले देख लें कि हमारे पास डायग्राम दिया गया है, डायग्राम में बताया जा रहा है कि जो एल एम लाइन है वो समांतर है सी बी के, और जो एल एन लाइन है वो समांतर है इसके सी डी के। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो एल एन रेशियो एम बी बराबर है एल एन रेशियो किसके साथ, एन डी के साथ, ये हमको प्रूव करना है। बस इसके अलावा कुछ नहीं इसमें। एक मिनट रुको, पानी पी लें। ये हमको प्रूव करना है और बताना है। चलो फिर करते हैं। दोनों मीडियम वाले क्वेश्चन तो देख लिए, अब इसका सलूशन देखते हैं। इसमें देखने लायक ये बात है कि हमारे पास जो ये लाइन है, हमारे पास एसी लाइन जो है, ये जो हम बना रहे हैं, ये लाइन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। यानी अगर हम ट्रायंगल ये वाला भी लेते हैं, कौन सा, ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल हम लेते हैं तो हमारे पास एसी लाइन कॉमन आएगी। और अगर दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, दूसरा ट्रायंगल ए डी सी, तो इसमें भी एसी लाइन कॉमन आएगी। इसका मतलब ये हुआ दोनों में एसी लाइन कॉमन है। जब दोनों में एसी लाइन कॉमन है तो जो पॉइंट हमारे पास ओ है, जो पॉइंट सॉरी एल है, ये भी पॉइंट हमारा कॉमन है दोनों में। समझ गए बात को, बस इसी का यूज करना है और काम हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे पहला ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल हम बनाते हैं, पहले ट्रायंगल को हम दिखा देते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास क्या बन जाएगा, इस ट्रायंगल में जो हमारे पास लाइन होगी क्या होगी, बराबर होगी किसके बराबर होगी, एसी लाइन दोनों में कॉमन है क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए पॉइंट दिखा देंगे और यहाँ पे सी दिखाएंगे, यहाँ पे कौन सा पॉइंट दिखाएंगे, बी दिखा देंगे। याद रखना जहाँ पर एसी होगा वहाँ पर एल पॉइंट दिखाना होगा, यानी यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो एल आएगा और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, दोनों में एसी लाइन कॉमन है। उससे पहले हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ये लाइन पैरेलल है किसके, सी बी के, अगर दो लाइन पैरेलल होती है किसी भी ट्रायंगल में, तो इसका मतलब ये होता है जो
जो एंगल का जो ट्रायंगल का रेशियो साइड का होता है ये बराबर होता है। यानी पैरेलल क्या है, एल एम पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ये पैरेलल हमारे है किसके, सी बी के या बी सी के। ये अगर पैरेलल की कंडीशन आती है तो उस केस में जो ट्रायंगल की साइड का रेशियो होता है यानी एल रेशियो किसका, एल सी, ये दोनों इस साइड का रेशियो दूसरी साइड के रेशियो के बराबर होगा। यानी ए एम किसके डिवाइड होगा, एम बी के। समझ गए। अगर हमारे पास ट्रायंगल में ये साइड पैरेलल है तो इसका मतलब ये होगा कि ए एल का रेशियो किसके साथ, एल सी के साथ बराबर होगा ए एम का रेशियो एम बी के साथ। ये इक्वेशन एक बन गई पहले ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल क्या है, ये हमने बताया कि दोनों में कौन सी लाइन कॉमन है, सी कॉमन है, ए सी। ये सी बना दो, यहाँ पे डी बना दो। अब इसके बाद जिस पॉइंट पर जो लाइन हमारी ए सी है उस पर कौन सा पॉइंट है, एल है, और बाकी दूसरी लाइन पे क्या है, ये एन है। यहाँ पर भी ए एन पैरेलल है किसके, सी डी के, तो यहाँ पर क्या है, एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। इसका मतलब क्या होगा, इनकी साइड का रेशियो बराबर होगा। यानी ए एल और एल सी का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए एन और एन डी के, ये दोनों बराबर होंगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगना था यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो। इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ए एल डिवाइड बाई एल सी बराबर क्या है, ए एम डिवाइड बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाई एन डी। इतना ही करना था और आपको पूरे नंबर मिल जाते। ठीक है, लाइन लिख देना कि हमने ट्रायंगल में देखा है कि ऐसी लाइन जो है दोनों में सिमिलर है, मतलब एक ही लाइन है। ये बस कॉन्सेप्ट यहीं पे था कि ये दोनों पे कॉमन थी लाइन, इसी का यूज करना था और आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है तो लाइक तो करना है, ये शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास डी है। इसमें क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि आपको कोफिशिएंट तो निकालना ही है, इसके बाद जो हमारे पास रिलेशन होती है कि जो रूट्स निकल के आते हैं, जो जीरोज निकल के आते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट और उनका सम, इसमें रिलेशन भी बतानी है। चलो फिर करते हैं, हिंदी वाले भी देख लें एक बार। द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब जो रूट्स हैं वो निकालना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी सत्य है उसकी जांच कीजिए। चलो फिर करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन हो जाएगा सेकेंड का डी। ठीक, हमारे पास इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन कौन सी है, ये है, कहाँ गई, ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, ये बराबर 0 के है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले इसके रूट्स निकालने होंगे, क्योंकि जो शून्यक होते हैं वही रूट्स पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, इसको ऐसे दो भाग में डिवाइड करेंगे कि इसको जब ऐड करें तो हमारे पास 7 आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए और सी का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो हम जब डिवाइड इसको ऐड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अगर इन दोनों को 5 और 7 2 को ऐड करो कितना आ जाएगा, 7। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि हमारे पास ए सी का मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा, और जो 7 है वो बी के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लोगे तो बचेगा x प्लस 5, दूसरी तरफ बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। अब x प्लस 5 कॉमन ले लो, x प्लस 5 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा पहले x, फिर यहाँ बचेगा 2 बराबर 0।
तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। इसका मतलब इसके रूट्स जो शून्यक आ गए, क्या आ गए, रूट्स या शून्यक क्या आ गए, या जीरोज, जीरोज जो आ गए या शून्यक वो क्या आ गए, x बराबर -5 और x बराबर -2। ठीक है, अब हमें इसकी जांच करनी है। जांच करने का मतलब है कि जो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ रूट्स या मूल्यों का योग, सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोज, ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है माइनस के साथ, आगे माइनस लगेगा और यहाँ पे क्या आता है, क्या आता है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। ठीक, ये एक्स का कोफिशिएंट कितना है, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके लिए ए क्या होता, जो बी होता है क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी होता है, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ए होता है, तो ये आ जाएगा। और जो हमारे पास गिवन है उसके हिसाब से क्या है, उसके हिसाब से क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, एक्स का 7 है, माइनस आगे लगेगा, और नीचे क्या है 1, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक, एक कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कंडीशन बन गई क्या, कि b माइनस ए बराबर क्या आना चाहिए, जो रूट्स हमने निकाले हैं, यानी इसको अगर हम अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, एक को अल्फ़ा और एक को बीटा, ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दोनों बराबर आने चाहिए। ये इक्वेशन बना लिए। ठीक, अब हमने b माइनस ए की वैल्यू निकाल ली, वो अभी रखी वहाँ पे -7 है। तो हमारे पास इसको प्रूव करने का, वेरीफाई के लिए हम लिख देंगे यहाँ, वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, LHS दिखा देंगे। LHS मेरे पास यहाँ पे क्या है, -b/a। कंपेयर करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू 7 आई थी और a की वैल्यू 1 थी, उसको हम लिख देंगे। तो b की वैल्यू कितना था, 7, और a की वैल्यू 1 थी, तो ये आ गया मेरे पास -7। ठीक, अब RHS ले लो। RHS क्या हमारे पास है, जो इक्वेशन फर्स्ट हमने मानी है, इसमें ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये क्या करेंगे, -7। तो यहाँ पर क्या हुआ, LHS बराबर, LHS बराबर क्या आ गया, RHS, तो ये वेरीफाई हो गया, बराबर -7, वेरीफाई हुआ। वेरीफाई अभी क्या हुआ है, वेरीफाई, ये केवल वेरीफाई हुआ है हमारा सम। अब प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करना होगा, वेरीफाइड। ठीक, अब इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहें या फिर रूट्स कहें, ऑब्लिक रूट्स, या फिर हम कहें मूल, ये क्या होता है, ये हमारे पास जो होता है वो होता है c डिवाइड बाई a। c का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म लिख दो, कोफिशिएंट क्या लिखोगे, उसमें कोफिशिएंट होता ही नहीं कुछ, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट टर्म और जो कांस्टेंट टर्म और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको लिखना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू क्या है, इक्वेशन जब कंपेयर करेंगे ax प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 10, उसको 10 लिख दो, कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, इसके बाद ये क्या आया, 10 आया, और डिवाइड क्या करोगे, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास c बाई ए की वैल्यू आ गई 10/1। अब हमारे पास क्या है, इसको वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे, c डिवाइड बाई ए बराबर आना चाहिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू हमने आपको क्या बताई है, -5, और बीटा की वैल्यू -6। LHS ले लोगे इसमें, फिर LHS लोगे तो क्या है, LHS c बाई ए, सी की ये इसकी वैल्यू क्या है, 10/1, ये हमारे पास आ गया 10। RHS ले लो, RHS लोगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है, अल्फा की वैल्यू कितनी, -5 है, बीटा की वैल्यू -2 है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ LHS बराबर RHS बराबर 10।
इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा वेरीफाई होगा, वेरीफाइड। ठीक, बस यही करना था, इसमें पूरे नंबर मिल जाते हैं आपको। ठीक, तो यहाँ पे बता देना कि अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास, अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2, क्योंकि हमको वेरीफाई भी करके दिखाना था, तो हमको ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा देना है कि जो रूट्स आएगा, जो सम आएगा, ये दोनों बराबर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लो। इसमें क्वेश्चन नंबर ई है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिंग टेबल। ये टेबल दी जा रही है, इसमें आपको मीडियन फाइंड करना है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी में माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और आंसर लाना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो, सबसे पहले जो हमको गिवन है, क्या गिवन है, उस टेबल को बनाएंगे। और टेबल बनाने के लिए जो यूज करते हैं क्या है, एक तरफ हमारे पास क्या आएगा, जो क्लास इंटरवल है, जिसको CI से लिख देंगे। क्लास इंटरवल कितना दिया है देख लो, पहला है 0 से लेके 10, फिर उसके बाद 50 तक गया है। यहाँ से क्या है, इसको पहले से बना देते हैं टेबल। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको CF कहेंगे। ठीक, इसको क्या कहेंगे, CF कहेंगे। चलो, जो क्लास इंटरवल है क्या है वो लिखते जाओ। 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको पहले बॉक्स बना दे पूरा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5 हो गए। ठीक है, इसको ऐसे दिखा दो। ठीक, चलो अब इसे फिल करो। पहली जो रेंज की वैल्यू जो हमको दी जा रही है क्या है, 0 से लेके क्लास इंटरवल 10 है। ठीक है, फिर इसके बाद 10 से लेके 20 है, फिर 20 से लेके 30 है, फिर 30 से लेके 40 है, फिर 40 से लेके 50 है। ये हमारे पास क्लास इंटरवल दी गई है। अब फ्रीक्वेंसी इसके रिस्पेक्ट में क्या है, 2 4 7 3 2, 2 4 7 3 2, 247 32, 247 32, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये सुन लो। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको, कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे स्टार्ट होती है, पहली फ्रीक्वेंसी को जैसा है वैसे ही लिख दो। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इस 2 को, ये वाला जो 2 लिखा है, इसको 4 के साथ ऐड करो। देखो जैसा हम डायग्राम बना, जहाँ एरो लगेगा उस पर ध्यान देना। 2 को किसके साथ ऐड करना है, 4 के साथ। तो एक एरो हमारा ये आया, जिस तरफ आ रहा है वो बना हुआ है। फिर उसके बाद हमें क्या है, इन दोनों के सम को ले जाना है, इन दोनों के सम को यहाँ पुट कर देना है। यानी 2 को ऐड करो किसके साथ, 4 के साथ, और जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, 6 को आप किससे ऐड करेंगे, 7 से। जैसा डायग्राम में दो दिखा रहे हैं, 6 को 7 से ऐड करेंगे, ये एरो आया मेरा। जो इनका रिजल्ट आएगा वो कहाँ ले जाना है, जो रिजल्ट आएगा उसको ले जाना है कहाँ पे, उसको हम ले जाएंगे यहाँ पे। दोनों को ऐड करने के बाद ये कितना आएगा, 6 और 7 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब 13 आया, 13 को फिर करो, 13 को लेके आओगे कहाँ पे, 13 को लेके आएंगे 3 पे। 13 और 3 ऐड हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पहुँचेगा, उसके नीचे। ये एक तरीका है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। 13 को 3 के साथ ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 16। फिर इसके बाद अब 16 बन गया। अब 16 के बाद क्या करोगे, 16 के बाद 16 को यहाँ लाओगे, ठीक है, और 16 में 2 ऐड करोगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको वहाँ पहुँचा दोगे। कहाँ पहुँचा दोगे, यहाँ पहुँचा दोगे। ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 18 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जो ये फ्रिक्वेंसी निकल के आ रही है, ये जो फ्रिक्वेंसी निकल के आ रही है, इसका सम कितना आ गया, इसका सम कितना आ गया, ऐड करो कितना आएगा, 2 6 6 13 13 3 16 2 18। यानी ये जो लास्ट में कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आई है वही हमारा सम आता है फ्रिक्वेंसी का। तो ये 18 आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास 18 आ गया।
अब क्या करना है, अब हमें पता करना होगा, क्या पता करना है कि किस क्लास की मीडियन निकालना है। ये मीडियन निकालने का कॉन्सेप्ट है, किस क्लास की मीडियन निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई है, क्लास पता करने के, मीडियन क्लास पता करने के लिए क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी आई है उसको आधा करेंगे। फॉर मीडियन क्लास, फॉर मीडियन क्लास, फॉर मीडियन क्लास के लिए क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी आई उसको आधा करो। फ्रीक्वेंसी एफ का सम जो आया है, कितना आया है, सम कितना आया, 18। 18 को आधा करोगे कितना आएगा, 9। 9 जहां पहुंचे तो 9 के पास पहुंचेंगे। 9 के पास पहुंचने के बाद देखेंगे 9 किसके बीच लाई कर रहा है। 9 जो हमारा है, 9 किसके बीच लाई कर रहा है, 6 और 13 के बीच। 6 और 13 के बीच कहीं 9 है। इसका मतलब क्या होगा, जो फ्रिक्वेंसी 9 से कम है बीच में लाई कर रहे हैं, या फिर जो फ्रिक्वेंसी 9 के बाद सबसे कम कौन सी है, पहले 9 फिर उसके बाद सबसे कम कौन सी है, तो 9 के बाद सबसे कम हमारे पास कौन सी है, 6। कौन सी है, 6 है। तो ये हमारे पास जो हमारा डिवाइड करने के बाद आया उससे जो कम होगी, जस्ट कम होगी, उसके बाद अगर 6 से पहले 7 होती है तो 7 ले लेते हैं। यहाँ पर 6 कम है तो 6 ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो पूरा बॉक्स बन जाएगा जो हम इसको बना रहे हैं, ये बॉक्स हमारा बन जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, कौन सा बॉक्स बन जाएगा, मीडियन क्लास, ये याद रखना। ये मीडियन क्लास बन गया। ये कैसे निकला, जब हमने जो सम निकला था फ्रीक्वेंसी को उसको डिवाइड किया, आधा जो आया ये 9 आया। 9 से जो छोटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो 9 से छोटी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है वहां पहुंचेंगे, वही हमारी हो जाएगी, वो जो क्लास उसके सामने होगी वही हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब मीडियन क्लास ये हो गई। मीडियन क्लास क्या आ गई, मीडियन क्लास 10 से 20 आ गई है। 10 से 20 आने का मतलब ये है कि मीडियन क्लास हमको पता चल गई कौन सी है, मीडियन क्लास हो जाएगी। फॉर मीडियन, इसलिए मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास हो गई मेरे पास क्या आ गई, 10 20। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी, क्या, एल की वैल्यू आ जाएगी 10। एच क्या होता है, एच जो क्लास है उनका डिफरेंस होता है। एच क्या होता है, जो क्लास गिवन है उनका डिफरेंस होता है। तो 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एच की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू होता है एल प्लस, ब्रैकेट में जाओगे क्या करोगे, सम, ये जो एन है, ये एन क्या है, ये जो सम निकला है मेरा फ्रिक्वेंसी का, यही एन है हमारे पास, ये हमारे पास एन है, कैपिटल एन। ठीक, एन डिवाइड बाई 2, ठीक, माइनस सी एफ, सी एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, डिवाइड बाई एफ, डिवाइड बाई एफ, ये सब देखते रहना, इनटू एच, ये हमारे पास फार्मूला है मीडियन निकालने का। ठीक है, एल प्लस, एल क्या है, जो लोअर रेंज है हमारे क्लास की वो, तो क्या है 10 है। एन, एन क्या है, जो फ्रिक्वेंसी का सम आया है वो। सी एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, लेकिन कौन सी है, जो क्लास इंटरवल ले रहे हैं उसके जस्ट ऊपर वाली, यानी ये क्लास इंटरवल कौन सा ले रहे हैं, 10 20, इसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 2। यानी यहाँ पर हमारे पास सी एफ क्या है, सी एफ जो है इस क्वेश्चन के लिए 2 है। ठीक है, सी एफ की वैल्यू पता चल गई। एफ क्या है, एफ वही होगी जो उस क्लास की फ्रिक्वेंसी है, तो ये एफ क्या है, ये क्लास की, यानी यहाँ पर एफ कितना है, 4। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, उसी क्लास की फ्रिक्वेंसी, लेकिन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी उसके ऊपर वाली, जो उसके जस्ट ऊपर हो। सारी वैल्यू हमको पता चल गई, यानी यहाँ पर हमारे पास सी एफ कितना आ गया, सी एफ हमारे पास आ गया 2। एफ कितना आ गया, फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, एफ आ गई हमारे पास 4। एच की वैल्यू हमने बता दिया, ये है 10। और एन की वैल्यू क्या है, एन बराबर हमारे पास जो सम निकला था किसका, कम्युलेटिव, सॉरी फ्रिक्वेंसी का, वो कितना है, 18 है। इसको रखो, तो मीडियन निकालना है हमें, एल कितना है 10 प्लस, ब्रैकेट में जाओ, एन 18 डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ हमारे पास 2 निकल के आया। सी एफ कैसे निकला, जो भी क्लास ले रहे थे उसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, डिवाइड किससे करोगे, जो क्लास की फ्रिक्वेंसी, क्लास की फ्रिक्वेंसी कितना था, 4 था। देख लो एक बार और अगर देखना है तो, ये हमारे पास 4 है। ठीक है, ये 4 है, ये बंद हो जाएगा मेरा ब्रैकेट। ठीक, यहाँ से हमारे पास एच, एच कितना है, दोनों क्लास का इंटरवल का जो गैप है वो कितना है, ये 10 है।
बस इसको सॉल्व करो, आंसर ले लो। तो यहाँ से हम क्या करें, 10 बाहर ले लें दोनों तरफ से, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे बचेगा 9। 9 से हमारा 2 चला जाएगा, 7 बचेगा, 7 डिवाइड बाई 4। ठीक है, एक ये +1, +1 कहाँ से हमने उल्टा कर दिया, ये कॉमन ले लिया था इससे। इसको सॉल्व करना है, 10 दोनों में कॉमन है, कितना आ जाएगा 7 + 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 से डिवाइड करना चाहते हो तो कर दो, 5 डिवाइड बाई 2, यहाँ बचेगा 11। ठीक है, अब इसके बाद 55 डिवाइड बाई 2, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 26, 52 होता है 27, 27.5। ये हमारे पास मीडियन आ गई, यही हमारा आंसर है। ठीक, मीडियन क्या आ गई, इसलिए मीडियन जो आ गया हमारे पास 27.5 आ गया। ठीक है, यही हमें निकालना था। तो एक बार और देख लो क्या है इसमें। इसमें हमें क्या करना था, सबसे पहले जो वैल्यू दी गई थी उनको टेबल फॉर्म में लाना था, क्लास इंटरवल बनाना था और फ्रीक्वेंसी लिखना था, दूसरी तरफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना था। ठीक है, क्लास इंटरवल हमने दिखा दिया। अब इसके बाद हमारा काम था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। तो इसके लिए जो पहला कॉलम था उसमें वैसे ही रख दो जो है 2, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करते जाएंगे, यानी 2 का एडिशन होगा 4 के साथ, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ रखेंगे दूसरे पार्ट में। फिर उसके बाद 6 आया, 6 का एडिशन होगा 7 के साथ, जो आया वो यहाँ रख दिया। फिर इसका 13 आया, 13 का हमने 3 के साथ एडिशन किया, जो आया वो यहाँ रख दिया। फिर 16 का 2 के साथ एडिशन किया, जो आया वो यहाँ रख दिया। तो हमारे पास सम निकल आया फ्रीक्वेंसी का 18। ठीक है, सम को जब हमने डिवाइड किया 2 से तो हमें पता चल जाता है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारे पास पता चल गई। ठीक, मीडियन क्लास पता चलने के बाद हम क्या करेंगे, मीडियन क्लास से हम क्या निकाल लेंगे, एक तो एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर दूसरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ली जाएगी वो हमारे जो मीडियन क्लास हमने माना उसके ऊपर वाली ली जाएगी। ठीक, उसको लिख देंगे। एक बात ये याद रखना, जो हमारे पास मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करते हैं, जो निकल के आता है, जो वैल्यू निकल के आती है उससे कम वाली जो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वही क्लास माना जाएगा। उससे जो कम वाली, उससे 9 आया था, 9 से कम क्या है 6, जस्ट कम वाली। अगर 7 होता तो 7 ले लेते, फिलहाल 6 था तो 6 ले लिया, बस उसका यूज किया। एल की वैल्यू हमको पता चल गई, जो मीडियन क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट होती है। एच की वैल्यू जो क्लास है उसका इंटरवल होता है, डिफरेंस होता है, तो हमें 10 आ गया। मीडियन क्लास का फार्मूला लगाया, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ ब्रैकेट में एच। सी एफ के विषय में बताया, जो हमने क्लास ली है उसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, एन बाई 2, तो हमारे पास निकल आया था सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया ये 27.5। अगला क्वेश्चन देख लो, इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चा मतलब हमारे पास एफ। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि एक बैग, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। कितनी ब्लू बॉल है ये नहीं बताया जा रहा, लेकिन सम बता दिया कुछ है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल, जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास क्या ड्रॉ करने की, ब्लू बॉल की, इज डबल दैट द रेड बॉल, जो भी हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी है किसकी, रेड बॉल निकालने की, उसकी डबल है ब्लू बॉल की निकालने की। तो आपको डिटरमाइन करना है कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितने होंगे। हिंदी वाले भी एक बार देख लें। एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं और कुछ नीली गेंदे, कुछ का मतलब है कुछ। यदि इस थैले में से नीली गेंदे निकालनी है कि प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या क्या होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है कि कितने हमारे पास पॉसिबिलिटी है और टोटल कितने इनकम है। ठीक है, कितने हमारे पास टोटल मेथड हैं या कितने रास्ते हैं और कितना हमें सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 22 का एफ। इसमें देखो, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ब्लू बॉल कितनी है, ब्लू बॉल हो जाएंगे हमारे पास एक्स। ठीक है, एक्स मान लिया। रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल हमारे पास है 5। टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल हो जाएंगी हमारे पास x प्लस 5, ये टोटल हो गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी पी ए जो मान लो अगर, तो ये क्या होता है, कितने आउटकम आ सकते हैं, यानी कितनी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। ठीक है,
टोटल आउटकम और पॉसिबल आउटकम, ये हमारे पास। तो हमारे पास रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कोई भी रेड बॉल निकालने के लिए पी आर मतलब ये बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ये कितना है। ये हमारे पास है, रेड बॉल कितनी है? 5 है। और टोटल बॉल कितनी है? क्योंकि हमारे पास 5 है, इसका मतलब 5 रेड बॉल आ सकती हैं। तो पॉसिबिलिटी कितनी है? 5। कितने में? टोटल कितनी है? x प्लस 5। तो x प्लस 5, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी बात, ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हम पी बी से लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू पी बी। ठीक, इसको निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? टोटल ब्लू बॉल कितनी मानी हमने? एक्स, एक्स में एक्स ही निकल सकती है ना। टोटल कितनी है? सॉरी, एक्स मानी है ब्लू बॉल, टोटल बॉल कितनी है? एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 मतलब कि ब्लू वाली और रेड वाली, तो उसमें से एक्स निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास सेकंड आ गया। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है, यानी इन गिवन क्वेश्चन, इन गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये डबल है किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इसके ये डबल है। तो इसका कॉन्सेप्ट लगाना है हमें, बस ये क्वेश्चन ने बोला है इन गिवन कंडीशन, इन गिवन कंडीशन लिख देना। ठीक, दी गई कंडीशन के हिसाब से। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी कितना है? एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 5, ये एक। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना है? 2 टाइम्स ऑफ 5 बाई, ये कितना है? 2 क्यों लगा है? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है x प्लस 5। ठीक है, अब ये सॉल्व करो, x डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा 10 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 कट गया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? जो ब्लू बॉल है कितनी है? वो 10 है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। समझ में आ रहा है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और थैंक यू आप लोगों का बना रहेगा, जब सब्सक्राइब करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी सपोर्ट करना, जिससे हम ये काम करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मिलेंगे, जो अगले लेक्चर हैं 23 से, वो देखते हैं।